आदिवासी विचार मंच महाराष्ट्र के इस फेसबुक लाइव वीडियो में आप सबों के सामने मैं आनंद टोप्पो बंगाल से आदिवासियों के अधिकार 5 अनुसूची और 6 अनुसूची के विषय पर बोलने के लिए आज आमंत्रित हूँ। सबसे पहले मैं आदिवासी विचार मंच के संस्थापक और इस मंच से जुड़े तमाम साथियों को, साथ ही आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, उन तमाम साथियों को सबसे पहले जोहार। आज जिन विषयों पर मुझे बोलना है, ये आप सबों को बताना है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो चंद मिनटों में या कुछ समय में बोलना संभव भी नहीं है। फिर भी हमारे कोशिश रहेगा कि इन विषयों पर थोड़ा सा संक्षेप में ही सही आप सबों के सामने रखने का कोशिश। विशेषकर संवैधानिक अधिकार शब्द ही इतना बड़ा है कि किसी विशेष समुदाय को यह अधिकार क्यों दिया गया है और संविधान के अंदर 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान ही क्यों किया गया है। क्योंकि आज़ाद देश में जो भारत देश चल रहा है वो संविधान के तहत ही चल रहा है और संविधान में ही हम आदिवासियों का, जो भारत के जनसंख्या का करीब 8-8.5% ही हैं, उन समुदायों को एक विशेष प्रावधान संविधान में दिया गया है। स्वाभाविक है कि अन्य समुदायों के से ज़्यादा ही कुछ विशेषाधिकार आदिवासियों को दिया गया है। तो इनके पीछे जो कारण हैं, उन कारणों को विशेष रूप से जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अधिकार किसी को ऐसे ही नहीं दे देते हैं। तो संविधान या देश आज़ाद होने से पहले इस देश में अंग्रेजी शासन करते थे। जब से अंग्रेजों ने इस देश में अपना शासन व्यवस्था कायम की है, इतिहास गवाह है, तब से आदिवासी अपने अपने क्षेत्रों पर आंदोलन किए हैं। उन आंदोलन के फलस्वरूप ही बहुत सारे नियम कानून अंग्रेजों के शासनकाल में बने हैं और वही नियम कानून ही आगे जाकर हमारे संविधान में संविधान सभा द्वारा अनुमोदित या अनुगृहीत किया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुसूचित यानी कि आदिवासी इलाका के विशेष प्रावधान जो किए गए हैं, उसके पीछे मूल रूप से आदिवासी आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अगर आदिवासी ने अपने जमीन, इलाके और संसाधन पर दावा, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आदिवासियों ने अपनी जमीन, इलाके और संसाधन पर दावा नहीं किया होता तो अनुच्छेद 76 की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन भारतवर्ष में 1765 से स्टार्ट होता है। उसके बाद से ही 1779 से ही 1900 तक आदिवासी अपने अपने क्षेत्रों में अन्य महापुरुषों के द्वारा, तिलका माझी हो, सिधू कान्हू हो, टाटा मामा भील हो, भीमा नायक हो या बिरसा मुंडा हो, इन महानायकों के माध्यम से 1779 से ही 1900 तक आंदोलन करते हैं। सबसे पहले 1779 से 79 में बाबा तिलका माझी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होता है। उसके बाद 1832-33
1855 और 1819 तक हमारे आदिवासी अपने जल जंगल या साहूकार ठेकेदार जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देते हैं। इन्हीं संघर्षों के फलस्वरूप ही अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था के समय इन्होंने इनके लिए नियम बनाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि 1700 से लेकर 1832-33 के बीच जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है, जैसे 1780 में बाबा तिलका माझी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष में इन आदिवासियों का कहना था कि जब भगवान जमीन उन्हें उपहार स्वरूप दी है तो अंग्रेजी सरकार को लगान क्यों देंगे। इसी तरह से सन 1832-33 में कोल विद्रोह आदिवासियों का एक ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोल्हन क्षेत्र के आदिवासियों की शासन व्यवस्था अलग है। इसी तरह से सन 1855 का संथाल हुल एवं सन 1900 का बिरसा मुंडा कुलगुलान ने बता दिया कि आदिवासियों के भूमि पर आदिवासी तौर तरीकों से ही शासन चलेगा। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने आदिवासियों के अधिकार से अस्तित्व, पहचान, संस्कृति, स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दी है। अंग्रेजों काल में जितने भी अधिनियम नियम बनाए गए हैं और उन नियमों को हम देखेंगे तो सबसे पहले 1832 का विल्किंसन रूल, जिसके तहत कोल्हन क्षेत्र जहाँ मनकी मुंडा की व्यवस्था को मान्यता मिलती है। उसके बाद 1855 जब हुल संथाल विद्रोह होता है, उसके बाद जो बनता है 1874 जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट कहलाता है। जहां सिविल एवं आपराधिक मामलों में न्याय दिलाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस क्षेत्र के प्रशासन, राजस्व निर्धारण एवं संग्रह तथा लगान संबंधी मामलों के निष्पादन के अलग से व्यवस्था बनी। ब्रिटिश भारत में लागू उन कानूनों के प्रावधानों को आवश्यकता अनुसार संशोधित रूप में अनुसूचित जिलों में विस्तार करने की व्यवस्था की गई। इस क्षेत्र की जरूरत को देखकर उचित एवं लाभप्रद थे उसे लागू किए गए। उसी के बाद 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनता है, जहां आदिवासी को विधायी सीमा से मुक्त रखा गया। इन क्षेत्रों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, जो पूर्णतः वर्जित क्षेत्र और संशोधित वर्जित क्षेत्र के नाम से जाना गया। सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार इन क्षेत्रों को वर्जित और आंशिक वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया। इन क्षेत्रों में संघीय विधानमंडल अथवा प्रांतीय विधानमंडल के नियमों का निषेध किया गया। इन क्षेत्रों के प्रशासन राज्य बल के दिशा निर्देश से चलता था तथा आवश्यकता अनुसार पड़ने पर उन्हें वर्जन एवं संशोधन करने का भी अधिकार था। इस क्षेत्र में शांति एवं सुशासन व्यवस्था का कायम करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भी राज्यपाल को ही था, परंतु इस क्षेत्र के सभी विनियमों पर गवर्नर जनरल की सहमति लेने की आवश्यकता होती थी। आज़ाद होने के ठीक पहले जब संविधान सभा बनाया गया, जहां करीब 300 संविधान सभा के सदस्य हुए, उसमें आदिवासियों की तरफ से इस संविधान सभा में 5 सदस्य थे। उनमें मुख्यतः पांचों जयपाल सिंह मुंडा जो बिहार क्षेत्र से थे, बोनीफास लकड़ा वो भी बिहार क्षेत्र से थे, राम प्रकाश पोटाई जो मध्य प्रदेश क्षेत्र, मंगरू ईके जो मध्य प्रदेश से, धरणीधर बसुमतारी जो आसाम क्षेत्र से 5 सदस्य जो संविधान सभा में आदिवासियों का पक्ष रखने के लिए
इसमें शामिल थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन स्टेटमेंट ने जोर दिया कि संविधान सभा को आदिवासी परिस्थिति यानी वर्जित एवं आंशिक वर्जित क्षेत्रों की जरूरतों को विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से संविधान सभा के द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। जिसे मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। सलाहकार समिति की छत्रछाया में विभिन्न उप समितियों का गठन किया गया और उनको आदिवासी एवं वर्जित क्षेत्रों के प्रशासनिक संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण कर उनके बारे में रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी दी गई। इस समिति की आम राय बनी कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाए तथा प्रांतीय विधानमंडल के कानून कम से कम कुछ विनिर्दिष्ट विषयों पर सामान्य आधार पर नहीं तो कुछ मामलों में स्वतः लागू ना हो। यह आवश्यकता महसूस की गई कि इन सुझावों के कार्यान्वयन के लिए इन क्षेत्रों का अधिसूचित करना होगा। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र वर्जित व आंशिक वर्जित क्षेत्र का ही दूसरा नाम है। उप समिति ने यह विचार दिया कि कुछ विषयों के संबंध में प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा जारी कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासी सलाहकार समिति परिषद इन्हें इन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं समझती है। इस तरह से भारत के संविधान में 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों का प्रावधान किया गया। क्योंकि मैं इस इतिहास को इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि आज जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में दिए इन अधिकारों को समझने से पहले हमें उन सिचुएशनों को ध्यान रखना चाहिए जहाँ से शुरुआत हुआ था। क्योंकि हमारे पुरखे हमारे आंदोलनकारियों ने अपना जीवन दान देकर इन सारे नियम कानून अपने अधिकार अंग्रेजों से आज़ादी के रूप में हासिल किया था। आज जब भारत देश आज़ाद हुआ है तो स्वाभाविक है कि उन आज़ादी में आदिवासी भी आप अपनी आज़ादी महसूस करें और इसी कारण से संविधान सभा ने आदिवासियों के लिए 25 एवं 6ठी अनुसूची के रूप में विशेष अधिकार या विशेष क्षेत्र का प्रावधान किया। इसके अलावे भी भारतीय संविधान में 20 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आदिवासियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उनके अधिकार को सुरक्षित करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि 5वीं अनुसूची के माध्यम से आदिवासी अपना हक अधिकार आज़ाद भारत में अपने लिए सुरक्षित करता है या तो दिया जाता है। आज जब 70 साल हो गए हैं इस आज़ादी के, यूँ कहे कि संविधान के लागू हुए 70 साल हो गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं संविधान किसी भी संगठन या देश के मौलिक सिद्धांतों का एक ऐसा ढांचा होता है जिसके तहत उस संगठन या देश का शासन चलता है। जब इन सिद्धांतों को लिखा जाता है तभी उसे लिखित संविधान कहा जाता है। हमारे देश का संविधान एक लिखित संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। भारत का संविधान दुनिया के लिखित संविधानों में सबसे लंबा, जिसे 395 अनुच्छेद 22 भागों एवं 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके तहत विधायिका देश के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका देश में कानून लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या एवं रक्षा करती है। देश के अंदर सभी तरह के कार्य संविधान का अनुरूप किया जाना है जिसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। संविधान के अनुसूचियों में जैसे मैंने कहा 5वीं और 6वीं अनुसूची देश के आदिवासियों से संबंधित हैं जो आदिवासी इलाकों
एवं संविधान आदिवासियों के अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। हालांकि 5 अनुसूची का लाभ सिर्फ वही आदिवासी ले सकते हैं जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। स्वाभाविक रूप से हम ये जानना चाहेंगे कि अनुसूची क्या है। अनुसूची का अर्थ लिखित विवरण या सूची। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है जो संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद से संबंध रखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 244 देश के आदिवासियों से संबंध रखता है, जिसमें अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो देश के 10 राज्यों में है तथा 244(2) 6ठी अनुसूची जो पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा इनमें लागू हैं। क्योंकि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची से ही देश के अनुसूचित क्षेत्र पढ़ने वाले आदिवासी लोगों की पहचान एवं शासन निर्धारित है। इसके लिए इसके बारे में प्रत्येक आदिवासी को पूर्ण रूप से जानकारी होना जरूरी है। अनुसूचित क्षेत्र का क्या अर्थ है? इसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो शेड्यूल एरिया के रूप में जाना जाता है, जिसका सीधा अर्थ है वह क्षेत्र जिसे 5वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, या दूसरों शब्दों में कहें जिस क्षेत्र का नाम संविधान के 5वीं अनुसूची में है। दरअसल देश की आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में ही देश भर के आदिवासी इलाकों की पहचान की गई। उन्हें 2 समूह में रखा गया। पहले समूह में वे क्षेत्र रखे गए जिन्हें देश की व्यवस्था से बिल्कुल अलग रखा गया था। इस समूह को एक्सक्लूडेड एरिया कहा गया, जिसका अर्थ वर्जित क्षेत्र, जिसमें उस समय के तत्कालीन आसाम राज्य, अब के उत्तर पूर्व छोटे छोटे राज्य जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि आते हैं। दूसरे समूह में देश के दूसरे आदिवासी बहुल क्षेत्र रखे गए और उन्हें आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र यानी पार्शियल एक्सक्लूडेड कहा गया। पहले समूह के आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों को इस समूह में रखा गया। इन दोनों ही समूह के क्षेत्रों में जो शासन व्यवस्था थी वह आदिवासियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था थी, जैसे माझी परगनाइत, मनकी मुंडा, ढोकलोसोर, पढ़ा व्यवस्था, पटेल व्यवस्था, ये जो मौजूद हैं अभी भी आदिवासी इलाकों में। अंग्रेजों की इसी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 में आदिवासी इलाकों के 2 तरह की व्यवस्था बने, जिसे हम 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के रूप में जानते हैं। अनुच्छेद 244(1) में अनुसूचित क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जिसमें कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण 5वीं अनुसूची के उपबंधों के तहत किया जाएगा। उसी तरह से अनुच्छेद 244(2) में कहा गया कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण 6ठी अनुसूची के उपबंधों के तहत किया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं अपने संविधान में शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल का उपबंध जो अलग अलग तरीके से उसमें लिखे गए हैं। इसका जो उद्देश्य था, इसको बनाने का जो उद्देश्य, संविधान में इनको गठन करने का उद्देश्य स्पष्ट है कि प्रावधानों 5वीं अनुसूची में किए गए प्रावधानों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, आदिवासी क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों का विकास करना, आदिवासियों उनकी भूमि से बेदखल होने से बचाना, आदिवासी क्षेत्रों में शांति और सुशासन व्यवस्था कायम करना, आदिवासी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं साहूकारों के शोषण से मुक्त करना। आज जब 70 सालों में हम इन प्रावधानों को विचार करते हैं, देखते हैं, तो आज हमें महसूस होता है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। जिस तरह से व्यवस्था प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन
पहला जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में ऐसे प्रत्येक राज्य के राज्यपाल जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं, राष्ट्रपति द्वारा मांगा जाता है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित एक रिपोर्ट जो अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस अनुसूची के अधीन बंधों का रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है। तो सीधे रूप से इसमें ग्राम सभा का जो मुख्य भूमिका होता है, ग्राम सभा के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी और सीधे गवर्नर के पास इस तरह का रिपोर्ट उस क्षेत्र के लिए प्रावधान है। उसी तरह से राष्ट्रपति के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है अनुसूचित के प्रशासन के संबंध में, राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है। ग्राम सभा के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर और गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को जाती है और राष्ट्रपति सेक्रेटरी यूनियन को इस संबंध में नियम बनाने के लिए अवगत करते हैं। उसी तरह से हम पैराग्राफ भाग खा में देखते हैं कि इस स्तर को क्षेत्रों का अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, सलाहकार परिषद बनाए जाते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में। इसके अलावा भी उन क्षेत्रों में भी टीएसी का गठन किया जाता है जहां शेड्यूल एरिया नहीं है लेकिन आदिवासियों की संख्या है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में बंगाल, जहां ट्राइबल शेड्यूल एरिया नहीं है लेकिन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यहां गठन किया गया है। जनजातीय सलाहकार जो उस राज्य के विधानसभा के 3/4 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जनप्रतिनिधि होते हैं, जहां में मैक्सिमम 20 मेंबर होने चाहिए। तो जब कम हो जाए तो वहां अन्य समुदाय के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। जनजातीय सलाहकार परिषद का कर्तव्य होता है कि उस राज्य के अनुसूचित जातियों के कल्याण और उन्नति संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया जाए। कोई भी जनरल कानून जो शेड्यूल एरिया में किस तरह से लागू होता है, उसका जिस तरह से पार्लियामेंट में कोई कानून बनती है तो राष्ट्रपति के पास, उसी तरह से विधानसभा में जो भी कानून बनती है वो गवर्नर के पास, और गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर के पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा ग्राम सभा में उसको जो उचित हो उसको संशोधित कर लागू किया जाता है। उसी तरह से भाग अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि में हम यह स्पष्ट पाते हैं कि कोई भी कानून जो विधानसभा या लोकसभा में पारित होती है, उस कानून को सीधे सीधे शेड्यूल एरिया में लागू नहीं किया जाता है। विधानसभा में पारित कानून गवर्नर के द्वारा टीएसी के पास और टीएसी के द्वारा ग्राम सभा भेजा जाता है। उसी तरह से पार्लियामेंट में पास हुआ कानून राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल और राज्यपाल के द्वारा टीएसी और टीएसी के द्वारा ग्राम सभा में भेजा जाता है, जहां
हमारे जो पारंपरिक ग्राम सभा हैं वो उन चीज़ों को, उन नियमों को अपने क्षेत्र में लागू करना है या नहीं करना है। अगर करना भी है तो उसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं कि नहीं, उन पर विचार करके ही पुनः वो टीएसी को देते हैं और टीएसी के माध्यम से गवर्नर के पास, गवर्नर के माध्यम से पुनः विधानसभा में दिया जाता है और विधानसभा के माध्यम से पुनः उसमें संशोधन कर गवर्नर को, और उसके साथ ही गवर्नर उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं उसमें साइन के लिए, और उनके साइन के होने के बाद ही पुनः वो गवर्नर के पास आता है और पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से सीधे सीधे संशोधन के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों पर उसको लागू किया जाता है। तो आज हम इन चीज़ों को, जो सिस्टम है, सिस्टम के माध्यम से हमें जान पा रहे हैं कि आज तक जितने भी कानून बने हैं, विशेषकर शेड्यूल एरिया के लिए, उन कानूनों का पब्लिक नोटिफिकेशन टीएसी के माध्यम से ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हुआ है नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल आज सबके सामने है। क्योंकि इन प्रावधान में स्पष्ट है कि जो भी कानून बना है विधानसभा या लोकसभा के माध्यम से, उन कानूनों को इस क्षेत्र पर लागू करने से पहले पब्लिक नोटिफिकेशन जरूरी है। लेकिन हम 70 सालों में इन विषयों पर शायद कभी ध्यान नहीं दिए थे, जिसकी वजह से आज तक हमें कोई ऐसा पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं मिला जिसे हम कह सकते हैं कि 5वीं अनुसूची के अनुरूप उसके प्रावधानों के माध्यम से उस पर संशोधन, मॉडिफिकेशन करके इन क्षेत्रों पर लागू किया गया हो। सबसे पहली बात तो यह है कि इन क्षेत्रों पर जो नियम हैं, जहां राज्य सरकार या भारत सरकार राज्य क्षेत्रों के नियम और अनुसूचित क्षेत्रों के नियम दो अलग अलग हैं। जो नियम भारत के राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं, वही नियम सीधे सीधे अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं हैं। इसके बावजूद हम यही पाते हैं कि जो भी नियम बने हैं इन क्षेत्रों में सीधे लागू कर दिए गए हैं, जबकि ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा जो विधि है इसको चलाने का भारत इन क्षेत्रों पर, वो अलग है। हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में दो तरह के व्यवस्था हैं। एक है भारत के राज्य क्षेत्रों के लिए और दूसरा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। लेकिन हम 70 सालों में जो दूसरा जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, बनाना चाहिए था, वो शायद आज तक बहुत जगहों पर कह सकते हैं या बहुत कम ही इन प्रावधानों पर टीएसी के माध्यम से नियम बनाने की कोशिश किया गया है। जबकि इन चीज़ों के बारे में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी, उनके जजमेंटों में भी स्पष्ट झलकता है कि इन क्षेत्रों में जो अधिकार हैं वो पूर्णतः आदिवासियों के हैं। जिस तरह से आदिवासियों की जमीन अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी जनजाति व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है, यदि गैर आदिवासी के पास जमीन हो, अगर अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन हो तो भी अगर वो अनुसूचित जनजाति को ही बिकेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पी रामारेड्डी 98 के हैं। उसी तरह से अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन में खनिज को निकालने की बात हो तो समता जजमेंट में भी स्पष्ट इन बातों पर उल्लेख किया गया है कि अगर समता जजमेंट को अगर हम देखते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र का जो व्याख्या है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों का जमीन जो है आदिवासियों के अलावा किसी और का नहीं है। वहाँ सरकार भी एक व्यक्ति है जो आदिवासी नहीं है,
इसलिए उस क्षेत्रों में जो भी संसाधन हैं, चाहे खनिज संपदा हैं, उनका मालिकाना हक सिर्फ आदिवासियों का ही है। उन क्षेत्रों में खनिजों को खोदने का भी अधिकार सिर्फ आदिवासियों का ही है। लेकिन हम इतने सालों में इसके विपरीत ही हम पाए हैं। उसी तरह से चरवाहा, खाली पड़ी जमीन पर ग्राम सभा का अधिकार होता है। जगपाल सिंह बनम पंजाब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाली पड़ी जमीन पर भी ग्राम सभा का अधिकार होता है। इन सब प्रावधानों के बावजूद आज आदिवासी अपने क्षेत्र से बेदखल हैं। हम कह सकते हैं कि बेदखल हैं। मैं आपके इस फेसबुक लाइव के अन्य वक्ताओं को मैं सुन रहा था, विशेषकर सतीश पेदाम जी को, जो स्पष्ट रूप से इन बातों को उल्लेख कर रहे थे कि आदिवासियों का अपने क्षेत्र में अधिकार होने के बावजूद भी विस्थापन का दंश सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा है। उनकी पारंपरिक व्यवस्थाओं को, उनकी भाषा संस्कृतियों को, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का ही इन 70 सालों में प्रयास किया गया है। आज हम आदिवासी समुदाय इन चीज़ों को जानने का कोशिश हम कर रहे हैं, समझने का कोशिश हम कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को गांव में जाकर भी इन प्रावधानों के बारे में बताने का कोशिश कर रहे हैं। इन 70 सालों में अगर देखा जाए तो आदिवासियों का आंदोलन मूलतः विस्थापन का आंदोलन हो या अन्य कोई भी आंदोलन हो, उन आंदोलन का रूप या तरीका शायद जो सामान्य व्यवस्था है उनके तहत ही हुए हैं। लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन 2017 में खड़ा हुआ जिसे हम पत्थलगड़ी के आंदोलन से जानते हैं। इस आंदोलन का सबसे बड़ा खासियत यही है, इस आंदोलन से जुड़े ग्राम सभा के लोगों ने ना राज्यपाल को डिपुटेशन दिया, ना डीसी को मेमोरेंडम दिया, ना ही किसी राजनीतिक पार्टियों को अपने क्षेत्र के विकास या अपने क्षेत्र के कल्याण या प्रशासन शासन किसी के लिए भी डिपुटेशन नहीं दिया, बल्कि अपने क्षेत्रों में संविधान में द्वारा लिखित अपने अधिकारों को सीधे पत्थरों पर लिखकर अपने अपने आंगन में, अपने क्षेत्रों के चौराहों पर सीधे गाड़कर अपने अधिकार का ऐलान कर दिया। कि इन पत्थरों में जो चीज़ें लिखी हुए हैं उसे अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे इन संविधान में लिखे उन्हीं अनुच्छेदों को वहां उल्लेख किया गया है। यानी कि आर्टिकल 13(3) का 13(3) का जो रूढ़ी प्रथा, जो विधि का बल रखता है, उसके अनुसार उनको यह अधिकार देता है ग्राम सभा को कि अपना निर्णय अपने क्षेत्र में वो स्वयं ले। उसी तरह से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19, जहां 19 का एक का ABCDEG जो भारत के राज्य क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी नागरिकों का जो अधिकार देता है, उन्हीं नागरिकों को
पुनः अनुसूचित क्षेत्र में वर्जित भी करता है। उसको आप 19 का 2 में देख सकते हैं, 19 का 2 के 3 में देख सकते हैं, 19 का 4 में देख सकते हैं। उसी तरह से 19 का 5 और 6 जिनको पत्थरों में लिखा गया है, 19 का 5, 19 का 6 शेड्यूल एरिया में, उन क्षेत्रों में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश, बसने का अधिकार, रहने का अधिकार या वहां कार्य करने का अधिकार से राज्य सरकार को रोकने के लिए नियम बनाने थे जो नहीं बनाए गए हैं, जिसके वजह से उन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार को नियम बनाने थे। लेकिन इन 70 सालों में उन क्षेत्रों में कोई नियम नहीं बनाए गए और आदिवासियों ने पहली बार सीधे पत्थरों के माध्यम से उन अनुच्छेदों को लिखकर ये जता दिया कि ये क्षेत्र आदिवासियों का है। इन क्षेत्रों में आदिवासियों के रीति रिवाज, परंपरा, व्यवस्था जो विधि का बल रखता है, उनके रूढ़ी प्रथा उसी के तहत ही संचालित होंगे। लेकिन हमने यही पाया कि सरकार इन पत्थरों को देखकर, यूं कहें अन्य लोग पहली बार आदिवासियों से इस आंदोलन को देख करने के वजह से भयभीत हुए। यूं कहें इस आंदोलन को कुचलने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए गए। सरकार में बैठे लोग यह व्यवस्था को चलाने वाले कार्यपालिका, किसी ने यह नहीं सोचा कि जितने भी अनुच्छेद उसमें लिखे गए हैं उस संविधान से हैं, संविधान से हूबहू है। इस पर चर्चा करने के बजाय इस आंदोलन को तोड़ने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए। मीडिया जो अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के अधिकार से संबंधित बातों को लिखने के बजाय इसको आदिवासियों के विरुद्ध में लिखा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो पत्थलगड़ी का आंदोलन है, ये खूंटी के उस क्षेत्र से शुरुआत हुआ है जिस क्षेत्र के महानायक वीर बिरसा मुंडा का जन्मस्थली, जहां से जिनके आंदोलन फलस्वरूप ही हम कह सकते हैं भारत सरकार को, अंग्रेज सरकार को छोटा रिपोर्ट टेंडेंसी एक्ट बनाना पड़ा। उसी तरह से 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत इन क्षेत्रों को आंशिक वर्जित क्षेत्र के रूप में घोषित करना पड़ा और उन क्षेत्रों पर अंग्रेजी शासन द्वारा सामान्य कानून से उसे वंचित रखा गया, यानी उसमें निषेध किया गया। तो ऐसे क्षेत्र से आंदोलन इन 70 सालों के बाद, यूं कहें 100 सालों के बाद, एक इस तरह से फैला कि भारत के दूसरे अनुसूचित क्षेत्रों में भी पहुंच गया। आज तक 5 अनुसूची के बारे में भारत सरकार ने न अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से उन क्षेत्रों को लोगों को बताने का जरूरत नहीं महसूस किया। इसके संबंध में हर जगह चर्चा होने लगी। हर क्षेत्र के लोग
इस विषय पर जानने की कोशिश करने लगे कि 5 यूनिवर्सिटी होता क्या है। इसके माध्यम से लोगों को जानकारी हुई कि आदिवासियों का अधिकार इसी में ही छिपा हुआ है। और इन अधिकारों को जानने के बजाय, इन अधिकारों को समझने के बजाय हम दर दर भटक रहे हैं, हम विस्थापित हो रहे हैं, हम प्रवासी मजदूर के रूप में अलग अलग राज्यों में जीविका का तलाश में पलायन कर रहे हैं। जबकि 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्र शेड्यूल एरिया उन आदिवासियों का अपना वास स्थान, यूँ कहे उस क्षेत्र को मालिक हैं। आज निश्चय ही आदिवासी के प्रबुद्ध लोग जो आदिवासी समाज के प्रति सचेतन हैं, आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इन चीज़ों पर समझ रहे हैं, इन चीज़ों को गौर कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से अन्य समुदाय के पास, अन्य समुदायों के सामने अपनी बातों को रख पाने में सक्षम हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 5 यूनिवर्सिटी का जो प्रावधान है उनको अच्छा सा लागू किया जाएगा और आदिवासियों का उनके पूर्वजों द्वारा लड़ाई के द्वारा हासिल अधिकार पुनः स्थापित होंगे, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर नहीं होते हैं तो इन प्रावधानों को लागू कराने के लिए हर एक आदिवासी को अपने अपने क्षेत्रों पर अपने अपने तरीके से इनको लागू कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आने वाले जनरेशन का जो अधिकार इसमें दिए गए हैं, उन अधिकारों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आज की पीढ़ी को है। आज का पीढ़ी का ही आंदोलन निर्धारित करेगा कि आने वाले पीढ़ी का भविष्य कैसे रहेगा। इसलिए आज हर क्षेत्र के आदिवासी, चाहे वो शेड्यूल एरिया में हो या नॉन शेड्यूल एरिया में हो, इन प्रावधानों को, इन संवैधानिक प्रावधानों को बचाने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य करे, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। और यही एकमात्र रास्ता है जो आपके संवैधानिक अधिकार को हासिल करने का, बचाने का, आने वाले पीढ़ी को हस्तांतरित करने का। हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो शासन व्यवस्था अभी चल रहा है, उसके तहत हम आदिवासियों को भी उस व्यवस्था में शामिल किया गया है। यानी कि रिजर्वेशन के तहत हमें कार्यपालिका में और विधायिका में भी रिजर्वेशन दिए गए हैं। हम आज नौकरी पर, सरकारी क्षेत्रों पर विशेषकर 7.5% के रूप में हमें नौकरी में रिजर्वेशन दिए गए हैं। और विधायिका में भी जहाँ जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ के क्षेत्रों को विधानसभा के लिए हो या लोकसभा के लिए हो आरक्षित किए गए हैं। तो स्वाभाविक है आदिवासियों के नाम से आदिवासियों के पढ़े लिखे लोग कार्यपालिका में हैं, विधायिका में भी हैं। लेकिन आज इन 70 सालों में इन कार्यपालिकाओं में कार्यरत आदिवासियों से भी सवाल है और विधायिकाओं में जो एमएलए एमपी बने हैं उनसे भी यही सवाल है कि आपने इन समुदाय के नाम से कार्यपालिका में हिस्सेदारी लिए। आपका जिम्मेदारी था कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों को अंतिम छोर तक
अपने स्तर पर लड़ने का, यूं कहे कार्यपालिका में शामिल अन्य लोगों के बीच रखने का था। उसी तरह से विधायिका, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा में जो भी निर्वाचित सदस्य इन क्षेत्रों से आदिवासी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, उनका भी यही कर्तव्य था कि इन क्षेत्रों के नियमों को लागू कराने के लिए विधानसभा हो या लोकसभा में आवाज़ उठाना था। लेकिन हम इन 70 सालों में दोनों क्षेत्रों के कार्यपालिका में कार्यरत हो या लोकसभा या विधानसभा में विधायक या लोकसभा के सदस्य जो आदिवासियों के नाम से हैं, कभी भी उठाते हुए नहीं देखा है। आज आदिवासी स्वयं में सवाल कर रहा है कि इतने सारे प्रावधान होने के बावजूद भी इन आदिवासियों को इन रिजर्वेशन के नाम पर शायद ठगा गया है। क्योंकि आज रिजर्वेशन भी, जिसके तहत 70 सालों में, क्योंकि आदिवासियों का रिजर्वेशन भी 1950 से ही लागू है, इसे भी हमें समझना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भारत के आज़ाद होने से पहले से लागू था और आदिवासियों के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 1950 से लागू है। 1950 से आज तक जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं उसमें भी 7.5% पूर्ण रूप से भरे नहीं गए हैं अभी तक। साथ साथ अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं जहां रिजर्वेशन लागू हैं, उन क्षेत्रों को भी बेसरकारीकरण किया जा रहा है, यानी निजीकरण किया जा रहा है। तो आप उसी से अंदाज लगा सकते हैं कि 7.5% भी आज तक भरे नहीं, तो निजीकरण में आपका स्थान कहाँ होगा। तो आप ना इधर के रहें ना उधर के रहें, इस तरह की स्थिति में हम आज पहुंच चुके हैं। ऐसे स्थिति में हमें भारतीय संविधान, जिसमें 20 अनुच्छेद जो सीधे तौर पर आदिवासियों से संबंधित हैं और 2 अनुसूची, 5वीं और 6वीं अनुसूची जो सीधे तौर पर आदिवासियों के लिए हैं, उन पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, उन पर व्यापक रूप से चर्चा करने की ज़रूरत है। क्योंकि इन अनुच्छेदों को समझने के लिए, जानने के लिए सिर्फ एक किताब हम पढ़ लेंगे संभव नहीं है। आज हम ये भी देख रहे हैं, जो संविधान की किताब है हमारे पास, ये 2011 के एडिशन है, यानी कि विधि मंत्रालय द्वारा पब्लिश्ड ये किताब 2011 तक लास्ट छपे गए हैं। आज जहां संविधान की किताब मिलते हैं, ये किताब हमें नहीं मिल रहे हैं। शायद सरकार इनको छापना ही बंद कर दिए हैं। फिर भी जो भी अन्य लेखकों द्वारा लिखे हुए किताब हैं, वो भी लेकर हम जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने अधिकार को समझ सकते हैं और अपनी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि आपके लिए जो संवैधानिक अधिकार है, भले ही आपकी संख्या बल भारतवर्ष में 8% हो, लेकिन जो प्रावधान है इसके अंदर में, उन प्रावधानों को आप भाली भांति समझ जाएंगे तो आप 8 होके भी शक्तिशाली हैं। क्योंकि संविधान ही आपको वो अधिकार देता है, आपको मालिक का दर्जा देता है। क्योंकि आप अपने क्षेत्र में, अपनी ज़मीन पर अपनी मालिकियत आप इसमें संविधान के तहत हासिल करते हैं। इसलिए संविधान को समझना एवं संविधान को बचाने का भी आने वाले दिनों में चुनौती है।
क्योंकि आज हम जो शासन व्यवस्था चल रहा है उसमें अब अधिकतर जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को बदलने का कोशिश चल रहा है। 70 सालों में लागू करने के बजाय उन्हें ख़त्म करने का एक लंबा षड्यंत्र निरंतर चलता आया है। इन षड्यंत्रों को हमें समझना होगा। हमें उन लोगों से भी समझना होगा जो इन षड्यंत्रकारियों के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान हमने ये भी पाया है कि आदिवासी पद टाइटलधारी यानी कि आदिवासी सरनेम के लोगों ने भी पत्थरों पर लिखे हुए उन अनुच्छेदों को गलत व्याख्या कहा। यानी कि उन अनुच्छेदों को जानने के बजाय या उन अनुच्छेदों को लागू क्यों नहीं हुए इस पर सरकार से सवाल करने के बजाय इन अनुच्छेदों को लिखने वाले, इन अनुच्छेदों को पत्थरों में लिखकर अपने घरों पर गाड़ने वाले आंदोलनकारियों पर ही सवाल दाग दिए कि गलत व्याख्या कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आदिवासी 1900 दशक से पहले या तिलका माझी से लेकर बिरसा मुंडा के समय तक जिस तरह से आंदोलन को संचालित कर अपने अधिकार को हासिल किया था, संविधान भारत आज़ाद होने के बाद इन 70 सालों में वो कमज़ोर बना दिया गया। उनको बोलने का क्षमता, लड़ाई करने, संघर्ष करने की क्षमता को तोड़ दिया गया था। इन पत्थलगड़ी आंदोलन ने उन्हें पुनः जीवित किया है और एहसास दिलाया है कि हम बिरसा के वंशज हैं। हमें अपनी जमीन, अपनी भूमि पर किसी का दखल अंदाजी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसी का परिणाम है कि इतना बड़ा आंदोलन पूरा देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गया है। मुझे उम्मीद है कि इसे समझने वाले जरूर इसको समझेंगे और आदिवासियों के हक अधिकार के विषय पर सही सोच, सही दिशा के साथ इन आंदोलन को करने वालों को भी समर्थन करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। क्योंकि आज सरकार से ही सवाल करने की दिन आया है। क्योंकि सरकार का जिम्मेदारी था इन प्रावधानों को उन क्षेत्रों पर लागू करना, क्योंकि शासन नियंत्रण उन क्षेत्रों के लिए राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति, जो इन क्षेत्रों का अभिभावक हम कह सकते हैं, उन पर था। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने संवैधानिक प्रावधान को लागू करने में विफल हुए हैं। यूँ कहें, जिस संविधान को शपथ लेकर इन पदों पर आसीन हुए, पद के अनुसार इन संविधान को बचाए रखने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में हम आदिवासी समुदाय के लोग इन चीज़ों को, जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को अपने अपने पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से सरकार पर बैठे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं आज का ये फेसबुक लाइव को मैं समाप्त करना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं आदिवासी विचार मंच महाराष्ट्र के संस्थापक से लेकर इसको संचालन करने वालों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ
कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप के सामने मैं संविधान से संबंधित आदिवासियों के अधिकार को रख सकूं। हो सकता है मैं अक्षर सा जो लिखे हुए हैं संविधान में उनको मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि इनको बोलने के लिए और भी समय का ज़रूरत है, और जो शब्दों में लिखा हुआ है हिंदी हो या अंग्रेजी, उनको समझ बनाने के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। मैं संक्षिप्त में यही कहूँगा कि आप सब कोई जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, संविधान के इन प्रावधानों को अपने स्तर पर बार बार पढ़ें और संगोष्ठी के माध्यम से जो जानकार हैं उनको इसी तरह से लाइव में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। यही कहकर मैं अपने बातों को यहीं विराम देता हूँ। पुनः आप सबों को जोहार।